कितनी पानी की बर्बादी हो रही है इस मांस के उत्पादन में, आप सोचिए। करोड़ों लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है दुनिया में, और इधर मांस उद्योग हजारों करोड़ लीटर पानी की बर्बादी कर रहा है। हमें अफसोस है, ये कहते हुए कोई खुशी नहीं होती, आजादी के 63 साल के बाद भी इस देश में लगभग 14 करोड़ परिवारों को पीने का शुद्ध पानी नहीं है। 20 करोड़ तो कुल परिवार हैं, 6 करोड़ परिवारों के पास तो पीने का शुद्ध पानी है, 14 करोड़ परिवारों के पास पीने का शुद्ध पानी नहीं है। 14 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को पीने का शुद्ध पानी लेने के लिए अपने अपने घर से 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है, एक बाल्टी पानी लाना पड़ता है। और भारत देश में 14 करोड़ परिवारों में यह दृश्य रोज देखने को मिलता है कि माताएं बहनें सवेरे 3-4 बजे उठती हैं, एक खाली बाल्टी लेके जाती हैं, उसमें पीने का पानी भर के लाती हैं, फिर भोजन बनाती हैं, फिर दोपहर को वही बाल्टी खाली लेके जाती हैं, फिर पीने का पानी लाती हैं, फिर शाम का भोजन बनता है, और इसी में उनका पूरा जीवन तमाम होता है, पीने का पानी लाने और भोजन बनाने में। तो 14 करोड़ परिवारों को भारत में पीने का शुद्ध पानी ना मिले, और भारत जैसे देश में मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां हजारों करोड़ लीटर पानी का दुरुपयोग करें, और सारी दुनिया में मांस पैदा करने वाली कंपनियां करोड़ों करोड़ों लीटर पानी का दुरुपयोग करें, यह बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार है जो पानी को लेकर पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर किया जा रहा है। दूसरा बड़ा अन्याय और अत्याचार क्या होता है, जब जानवरों का मांस बाजार में बिकता है तो उनको कत्ल किया जाता है। कत्ल करने के लिए कत्ल खाने बनाए जाते हैं। इन कत्ल खानों में जब जानवरों को कत्ल किया जाता है तो बहुत बेरहमी के साथ किया जाता है, बहुत हिंसा होती है, बहुत अत्याचार होता है। आप अगर देख लेंगे किसी जानवर को कत्ल खाने में कत्ल होते हुए तो बहुत दिन तक शायद आपको नींद नहीं आएगी, आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। इतने ज्यादा बर्बरता से जानवरों को कत्ल किया जाता है। और जानवरों का कत्ल होते समय उनकी जो चीत्कार निकलती है, उनके शरीर से जो स्ट्रेस्ड हार्मोन निकलते हैं और उसकी जो शॉक वेव्स निकलती हैं, वो पूरी दुनिया को तरंगित कर देती हैं, कंपायमान कर देती है। आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। जब किसी जानवर को काटा जाता है तो क्या स्थिति होती होगी, आप इसको थोड़ी देर की कल्पना करके समझने की कोशिश करिए। आपके ऊपर अगर कोई व्यक्ति हमला करे और आपको मार डालने की कोशिश करे तो आपने महसूस किया है, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उस समय आपने महसूस किया होगा, आपके माथे पे बहुत तेज पसीना आने लगता है, आपकी हथेलियों में पसीना आने लगता है, आपके पांव में पसीना आने लगता है, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। माने शरीर में कुछ खास तरह के परिवर्तन आते हैं जब कोई हमारे ऊपर हमला करता है। और हमला करने की स्थिति में हमारा शरीर, हमारा मन दो ही प्रयास करता है, या तो हमलावर से हम लड़ जाएं, भिड़ जाएं, या वहां से भागकर अपनी जान बचाएं। तीसरा कोई प्रयास आपका शरीर उस समय नहीं कर सकता। तो आप सोचिए कि जब आपके ऊपर कोई हमला करने के लिए तैयारी करता है और आपके शरीर में इस तरह के बड़े परिवर्तन आते हैं, तो जानवरों की जब हत्या की जाती है तो उनके ऊपर जब हमला किया जाता होगा तो उनके शरीर में कितने परिवर्तन आते होंगे। कत्ल खानों को अंदर से जिन लोगों ने देखा है, कत्ल खानों के ऊपर जिन लोगों ने फिल्में बनाई हैं, कत्ल खानों के ऊपर जिन लोगों ने वीडियो फिल्में बनाई हैं, वो सारी दुनिया में अभी उपलब्ध हैं। कभी आप चाहें तो आपको भी वो सब दिखाई जा सकती हैं। लेकिन मैंने तो वो फिल्में देखी हैं, मुझे 3-3 दिन नींद नहीं आई है, बहुत सारे दिन तक खाना खाने का दिल नहीं किया है। इसलिए कई बार लगता है कि लोगों को ये हिंसा क्यों दिखाई जाए, क्रूरता क्यों दिखाई जाए। बहुत तकलीफ की स्थिति में जानवरों को काटा जाता है। गाय को जब काटते हैं, भैंस को जब काटते हैं, बैल को जब काटते हैं, ऐसे ही नहीं काट देते एकदम में, धीरे धीरे उनको तड़प तड़प के मरने के लिए मजबूर होने की स्थिति में काटते हैं। पहले तो उनको भूखा रखा जाता है और बार बार भूखा रख के उनके शरीर को कमजोर किया जाता है। फिर इनके ऊपर गर्म पानी की बौछार डाली जाती है और वो गर्म पानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। उस गर्म पानी की बौछार में जानवरों का शरीर फूलना शुरू हो जाता है, उसमें सूजन आना शुरू हो जाती है। जब शरीर पूरी तरह से फूल जाता है, गाय बैल भैंस तड़पते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तब जीवित स्थिति में उनकी खाल को उतारा जाता है। और जीवित स्थिति में खाल को उतारकर जो खून इकट्ठा होता है, वो खून भी जीवित स्थिति में इकट्ठा किया जाता है। फिर गर्दन पे एक तरफ छोटा सा कट लगाया जाता है, गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है, फिर उसमें से बल 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 खून निकलना शुरू होता है। तब तक जानवर तड़पता रहता है, अपने को छुड़ाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कसाई उसको पूरी तरह से मार नहीं देते हैं। जब धीरे धीरे स्पंदन कम होते जाते हैं, तब जाके पूरी गर्दन काटी जाती है। फिर उसके पांव अलग से काटे जाते हैं, फिर शरीर का एक एक अंग उसमें से निकाला जाता है। अंदर की अंतड़ियों को खींच के निकालते हैं, बड़ी आंत को खींच के निकालते हैं, छोटी आंत को खींच के निकालते हैं। माने इतनी ज्यादा बर्बरता और क्रूरता के साथ उनको कत्ल किया जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि जानवरों में जैसे गाय है, या तो बैल है, या तो भैंस है, या तो सुअर है, या तो मुर्गे मुर्गियां हैं, इनकी गर्दन पर जब एक कट लगा देते हैं, पूरी गर्दन नहीं काटते, तो वो जिंदा रहने के लिए इतना चीखते तड़पते चिल्लाते हैं कि कोई उनकी चीख पुकार सुन नहीं सकता, सिवाय उन बहरे कानों के जो रोज उनको काट काट के उनके मांस को डब्बों में पैक करते हैं।
बहुत क्रूरता होती है। अब आप क्या समझते हैं, ये जो क्रूरता होती है, इस क्रूरता में जानवरों की जो चीत्कार निकलती है, जो चीखें निकलती हैं, वो पूरे वातावरण में ही घूमती रहती हैं। आज का जो आधुनिक विज्ञान है, उस आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि मरते समय किसी व्यक्ति के मुंह से निकली गई चीख पुकार, वो जानवर हो या व्यक्ति हो, अगर उसको क्रूरता से मारा जाता है, अगर उसको हिंसा से मारा जाता है, तो उसके शरीर से निकलने वाली जो चीख पुकार है, उनको वाइब्रेशंस में, उनको वेव्स की थ्योरी में जब समझाया जाता है, तो स्ट्रेस हार्मोन जो निकलते हैं शरीर से और उनसे जो निगेटिविटी निकलती है, जो निगेटिव वेव्स निकलती हैं, वो पूरे वातावरण को बुरी तरह से प्रभावित करती है। और उस वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अन्य सभी मनुष्यों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और अन्य सभी मनुष्यों के मन में नकारात्मक भाव ज्यादा से ज्यादा आते हैं, और नकारात्मक भाव जब ज्यादा से ज्यादा लोगों में आते हैं तो हिंसा करने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती है। तो जानवरों को हिंसा करके जिस तरह से मारा जाता है, उस हिंसा की प्रतिक्रिया सीधे साधे सच्चे भोले भाले लोगों के ऊपर भी बहुत ज्यादा तेजी से होती है। दुनिया के वैज्ञानिक अब इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि जानवरों को मारकर जो हिंसा हो रही है और उससे जो शॉक वेव्स निकल रही हैं सारी दुनिया में, ये सीधे साधे भोले भाले स्वस्थ लोगों के मन मस्तिष्क को इतनी ज्यादा प्रभावित कर रही हैं कि लोग बहुत ज्यादा नकारात्मक और हिंसक हो रहे हैं, और नकारात्मकता और हिंसा सारी दुनिया में बढ़ रही है, तो अत्याचार और पाप पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, वो जानवरों की होने वाली हत्या है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 प्रोफेसर हैं जिन्होंने पिछले 20 साल इस पर रिसर्च किया और अध्ययन किया है। उनका तो यह दावा है, वो दोनों प्रोफेसर इस देश के, एक का नाम है श्री मदन मोहन और एक दूसरे उनके सहयोगी, बहुत बड़े भौतिक शास्त्री हैं दोनों। भारत सरकार ने उनको पुरस्कार दिया है इस बात के लिए। उनकी फिजिक्स की रिसर्च ये कहती है कि जानवरों को जितना ज्यादा कत्ल किया जाएगा, जानवरों को जितना ज्यादा हिंसा से मारा जाएगा, उतना ही अधिक दुनिया में भूकंप आएंगे, उतने ही अधिक दुनिया में जलजले आएंगे, उतने ही अधिक दुनिया में प्राकृतिक आपदा होगी, उतने ही अधिक दुनिया में संतुलन बिगड़ेगा, असंतुलन बढ़ेगा। ये कोई ज्योतिष व्यक्ति का कहना नहीं है, कोई पाखंडी व्यक्ति का कहना नहीं है। भौतिक शास्त्री इस देश में जिनको भारत सरकार ने पुरस्कार दिया है, प्रोफेसर मदन मोहन, उनकी रिसर्च है, उनकी थीसिस है। 20 साल काम किया उन्होंने इस विषय पर। उन्होंने काम किया कि जहां जहां कत्ल खाने दुनिया में हैं, भारत में, और वहां जाकर उन्होंने रहकर देखा, शॉक वेव्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उनको नापा, उनको तौला, उनका अभ्यास किया, और उन्होंने पाया कि ज्यादा से ज्यादा दुनिया में प्राकृतिक रूप से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनका एक बड़ा कारण कत्ल खाने हैं, और उनमें से निकलने वाले जानवरों की चीख पुकार है। बहुत बड़ा नुकसान पूरी दुनिया इसमें झेल रही है। और एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया को। एक तरफ जानवर कट रहे हैं, मनुष्य का खाना जानवरों को खिलाया जा रहा तो है ही, मनुष्य के लिए जो स्थान सुरक्षित है रहने के लिए और जीवन यापन करने के लिए, उस स्थान को जानवरों के लिए आरक्षित किया जा रहा है। क्योंकि ये जो कत्ल खाने बनते हैं, इन कत्ल खानों की जगह 1-2 वर्ग मीटर की नहीं होती, 1-2 वर्ग किलोमीटर की नहीं होती, हजारों वर्ग किलोमीटर में कत्ल खानों के चरागाह बनाए जाते हैं और उनमें रेंच बनाए जाते हैं। जिन स्थानों पर आदमी रह सकता है, मनुष्य रह सकता है, ऐसे हजारों किलोमीटर के स्थान जानवरों के बाड़े के रूप में विकसित किए जाते हैं, ताकि कत्ल करने वाले जानवरों को वहां विकसित किया जा सके और उन जानवरों को फिर वहां बड़ा करके उनका मांस लोगों को खिलाया जा सके। मैं एक और छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं, कितनी क्रूरता है इस दुनिया में, जो जानवरों की हिंसा करने वाली दुनिया है या अत्याचार करने वाली दुनिया है। गाय के बछड़े का मांस अभी पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। गाय का मांस तो सारी दुनिया में बीफ के नाम पे खाया जाता है। व्हील नाम पर एक मांस बनता है जो गाय के बछड़े का होता है। ये व्हील मांस यूरोप और अमेरिका में सबसे ज्यादा खाया जाता है। उसके बारे में पता किया जब मैंने तो मालूम हुआ, गाय का बछड़ा या बछड़ी जब पैदा हो जाता है और मात्र 24 घंटे का होता है, तभी उसको उसकी मां से अलग कर दिया जाता है, मात्र 24 घंटे की देरी में। आप जानते हैं गाय वैसी ही है जैसे कोई मां होती है, जैसे कोई स्त्री होती है। कोई भी स्त्री, कोई भी मां अपने बच्चे को जन्म के तुरंत बाद दूध पिलाती है और उस बच्चे को बड़ा करने के प्रयास में लग जाती है। वैसे ही गाय की भी भावना है कि बच्चे का जन्म होते ही वो अपना दूध बच्चे को पिलाए और उसको बड़ा करे। गाय का दूध पीने से बच्चे में थोड़ी पुष्टि आती है, ताकत आती है, उसकी मांसपेशियों का विकास होता है, उसके शरीर का विकास होता है। एक दिन का भी बच्चा नहीं होता, जन्म लेते ही उसको हटा लिया जाता है। फिर उस बच्चे को ले जाकर एक ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां ना वो खड़ा हो सकता है, ना बैठ सकता है, ना लेट सकता। आप ऐसे स्थान की कल्पना करो जहां गाय का बच्चा खड़ा भी ना हो सके, बैठ भी ना सके, लेट भी ना सके। कितना संकुचित और कितना छोटा सा स्थान होगा। वहां ले जाकर एक दिन के गाय के बच्चे को रख दिया जाता है और फिर उसको उतनी ही बेदर्दी से कत्ल किया जाता है जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बता रहा था। एक तरफ गर्दन काट के खून निकालते हैं, पूरी गर्दन एक बार में नहीं काटते, फिर मांस के लिए अलग हिस्सा करते हैं, पांव अलग काटते हैं, एक एक हिस्सा उसका अलग अलग काटते हैं। मांस खाने वालों से पूछा जाता है तो वो
हैं कि ये जो गाय के एक दिन के बच्चे का मांस होता है दुनिया में सबसे महंगा बिकता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नरम होता है, सबसे ज्यादा मुलायम होता है। जो मांस वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भी होता है। तो कुछ लोगों के जीभ का स्वाद बना रहे और कुछ लोगों को ये नरम मुलायम मांस मिलता रहे, इसके लिए करोड़ों गाय के बच्चों को जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर बच्चों को मां से अलग कर दिया जाता है और ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां ना खड़े हो सके, ना बैठ सके, ना लेट सके, और उसके बाद उनकी बर्बरता से, निर्ममता से हत्या की जाती है और कुछ लोगों को अपने पेट की आग उसी से बुझाने का रास्ता खुलता है। आप सोचिए इतनी खतरनाक और इतनी दुष्ट राक्षसी प्रवृत्ति किसकी हो सकती है? मांस खाने वालों के अलावा दुनिया में इतने दुष्ट प्रवृत्ति के और कौन से लोग हो सकते हैं जो एक दिन के गाय के बच्चे के मांस को खा सकें? एक दिन के गाय के बच्चे को उसकी मां से अलग करके उसका बर्बरता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक कत्ल करके उसके मांस को खाएं। ऐसी दुनिया में उद्योगों में बहुत तेजी से बढ़त हो रही है, बहुत रफ्तार के साथ ये उद्योग आगे बढ़ रहा है और ये उद्योग आगे बढ़ते बढ़ते सारी दुनिया की करोड़ों गाय के लिए नासूर बन गया। कैलिफोर्निया में दुनिया का सबसे बड़ा कत्ल खाना चलता है। कैलिफोर्निया का जो कत्ल खाना है, उस कत्ल खाने का आंकड़ा है कि एक दिन में वहां 36,000 गाय काटी जाती है। भारत का सबसे कत्ल खाना है, आंध्र प्रदेश में एक है और मुंबई में, महाराष्ट्र में एक है। उसके आंकड़े हैं कि वहां एक दिन में 14,000 जानवरों को काटा जाता है। तो भारत का जो सबसे बड़े कत्ल खानों के आंकड़े हैं उनमें एक दिन में 14,000 जानवर कटते हैं। अमेरिका के जो सबसे बड़े कत्ल खानों के बारे में जानकारी है, वहां एक दिन में 36,000 बड़े जानवर कटते हैं। तो कैलिफोर्निया का जो सबसे बड़ा कत्ल खाना है वहां 36,000 रोज कटती है। उस कत्ल खाने में काम करने वाले एक व्यक्ति ने आंखों देखा वर्णन किया है और उसके द्वारा लिखा हुआ एक छोटा सा बुकलेट है। वो कहता है कि कई बार मैंने ये देखा कि गाय के एक दिन के बच्चे को जब हम कत्ल करने के लिए गाय से छीन कर ले आते हैं तो वो गाय पागलों की तरह से अपने बच्चे को ढूंढने के लिए भागती है और रास्ते में कोई भी मिल जाए उसको टक्कर मार सकती है, उसको घायल कर सकती है। उसको अपना बच्चा देखना होता है, उसको चाटना होता है, उसको चूमना होता है। और वो कहता है हमने देखा है कि गाय के बच्चे को काटते समय, उसका कत्ल करने के समय गाय पागलों जैसी स्थिति में व्यवहार करने लगती है और अंत में फिर उस गाय का भी कत्ल किया जाता है। आप सोचिए कि बच्चे का कत्ल किया, गाय पागल हो गई और उस गाय को कत्ल किया और उस गाय का मांस लोग खा रहे हैं, तो वो पागल नहीं होंगे? आप सोचिए, गाय अपने बच्चे को ढूंढने के लिए बिलखती है, तड़पती है, परेशान होती है। जैसे कोई मां होती है वैसे ही गाय होती है। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के कत्ल खाने में काम करने वाला आदमी लिखता है अपनी उस बुकलेट में कि मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है कि गाय पागलों की तरह से घूमती है, बच्चे को ढूंढती है, जब नहीं मिलता है और रास्ते में कोई भी मिल जाए उसको, वो उसको टक्कर मार देती है, घायल कर देती है। इतनी शक्ति उस गाय में पैदा हो जाती है। हालांकि वो गाय एक ही दिन की सद्य प्रसूता होती है, माने एक दिन पहले ही मां बनी होती है, फिर भी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए तड़पती है और इतनी ताकत उसमें आ जाती है। ऐसी स्थिति में करोड़ों करोड़ों गायों को परेशान करके, तड़पा के, उनके बच्चों को उनसे छीन कर, उनको बिलखता छोड़कर जब कत्ल किए जाते हैं और उसका मांस दुनिया के लोगों को परोसा जाता है, तो किस तरह के लोग बनेंगे इस मांस को खाने वाले? किस तरह की वृत्ति होगी ऐसे लोगों की जो इस तरह का मांस खाते हैं? आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे भारत में हजारों वर्षों से एक बात कही जाती है और वो बात 100% सच है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अगर आप ऐसे तड़पती हुई गाय के, बिलखती हुई गाय के बछड़े का मांस खाएंगे, अगर आप ऐसी तड़पती हुई गाय, बिलखती हुई गाय का मांस खाएंगे, या जानवरों पर क्रूर हिंसा द्वारा पैदा किए हुए मांस को आप खाएंगे, दुनिया में खतरनाक किस्म के चोर, डकैत, लुच्चे, लफंगे, लुटेरे, बलात्कारी, व्यभिचारी लोग पैदा हों जो इस तरह के मांस को खाने के बाद निकलें, उनमें से सात्विक लोगों के निकलने की तो दूर दूर तक संभावना नहीं, क्योंकि हम जानते हैं और मानते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो इस तरह का मांस अगर खाते हैं और उस तरह के मांस को खाकर हम हमारा जीवन चलाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, तो इससे ज्यादा तो खराब लोगों के पैदा होने का दूसरा कोई तंत्र दुनिया में नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मांस खाने वाले लोगों के बारे में और मांस का उत्पादन करने लोगों के बारे में सारी दुनिया में एक राय बननी चाहिए और एक अभियान चलना चाहिए कि हर मांसाहारी आदमी को समझाया जाए और उसको शाकाहारी बनाया जाए और मांस पैदा करने वाले उद्योगों को कहा जाए कि भाई तुमको पैसा कमाना है, उद्योग चलाना है, रोजी रोटी चलानी है, तो दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम है करने के लिए। गेहूं का उत्पादन करो, मांस का उत्पादन क्यों करते हो? चावल का उत्पादन करो, मांस का उत्पादन क्यों करते हो? दूध का उत्पादन करो, मांस का उत्पादन क्यों करते हो? दही और घी का उत्पादन करो, मांस का उत्पादन क्यों करते हो? क्योंकि दूध, दही, घी भी उन्हीं जानवरों से मिलता है जिन जानवरों से मांस मिलता है। एक छोटी सी बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ये कि सारी दुनिया में मांस से बनने वाला भोजन है और सबसे ज्यादा जो बिकने वाला भोजन है उसको हैमबर्गर कहते हैं। उसको शॉर्ट में बर्गर कह देते हैं, उसका मूल नाम है हैमबर्गर। ये हैमबर्गर जो बनाया जाता है ये गाय के मांस से बनाया जाता है।
ये गाय के मांस से बनने वाला हैमबर्गर ये बनता है, मैं थोड़ी देर जो पहले बताया था, गाय के 1 दिन पहले के पैदा हुए बच्चे के मांस से हैमबर्गर उसी से बनता है। गाय का बछड़ा जो पैदा हुआ 24 घंटे में गाय से उसको अलग कर दिया, उसका कत्ल करके जो मांस पैदा हुआ उससे हैमबर्गर बनता है। तो ये जो हैमबर्गर बनाया जाता है सारी दुनिया में, और इसको बनाने वाली जो कंपनी है पूरी दुनिया में, वो इसी तरह गाय का पालन करती हैं और बछड़ों को गायों से अलग कर करके उनका मांस बनाते हैं। अब ये हैमबर्गर बनाते समय इसका रंग सफेद रहे और इसका रंग लाल हो जाए, उसकी कीमत में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। अगर सफेद रंग का मांस है वो बहुत कीमती है, लाल रंग का मांस हो जाएगा उसकी कीमत गिर जाती है। तो गाय का बछड़े का मांस हैमबर्गर बनाते समय पूरा सफेद रहे, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट रहे, उसमें थोड़ा भी लाल रंग ना आने पाए, रेडिश ना होने पाए, इसके लिए गाय को बहुत सारे दिनों तक भूखा रख के उसको एनीमिया का शिकार बनाया जाता है। आप जानते हैं एक बीमारी होती है एनीमिया, जिसको हम सब कहते हैं ना, रक्त की कमी, खून की कमी, रक्त की अल्पता, खून की अल्पता। तो गाय के शरीर में अगर खून जरूरत से ज्यादा है तो उसका जो मांस निकलेगा और उसके बच्चे का मांस निकलेगा वो हल्के लाल रंग का हो जाएगा। लेकिन हल्के लाल रंग का जो मांस है उसकी कीमत गिर जाती है दुनिया में, वो कम कीमत पे बिकता है। इसलिए ज्यादा कीमत पर मांस बिके, गाय के बछड़े का अधिक कीमत मिले, इसके लिए गाय को एनीमिया नाम की बीमारी का शिकार बनाते हैं, रक्त की अल्पता नाम की बीमारी का शिकार बनाया जाता है। और गाय को इस बीमारी का शिकार बना के उसके बच्चे को इस बीमारी में लाया जाता है। तो गाय गर्भवती होती है, मां बनने वाली होती है, तो गर्भ के समय में उसको जो पोषण मिलना चाहिए ताकि उसको रक्त की कमी ना हो, खून की कमी हो, जैसे हम हमारे घर में हमारी मां की देखभाल करते हैं जो गर्भवती होती है, और हमेशा यह ध्यान रखा जाता है कि गर्भवती मां को कभी भी रक्त की कमी ना हो, खून की कमी ना हो, इसके लिए डॉक्टर अलग तरह से दवाएं लिखता है, घर वाले भोजन की अलग व्यवस्था करते हैं। ऐसे ही गाय के साथ होता है। लेकिन ये कितने क्रूर लोग हैं, कितने दुष्ट लोग हैं जो मांस का उत्पादन करते हैं पूरी दुनिया में, कि ये हैमबर्गर बनाना है, सफेद रंग का मांस मिले तो ज्यादा अच्छा बनेगा, तो उसके लिए गाय के खून में कमी आए, गाय के बच्चे के खून में कमी आए, तो गाय को गर्भावस्था में पूरा खाना नहीं देते, आधा भूखा रखते हैं उसको, भी तो उसके कुल भूख का मात्र 1/3 खाना ही देते हैं। और कितने दिन, लगभग गाय के पूरी गर्भावस्था के समय में, जो वो लगभग 9 महीने 10 महीने तक, गाय लगभग 9 महीने में मां बनती है, भैंस लगभग 10 महीने में मां बनती है। तो गाय को 9 महीने तक लगातार पूरा भोजन ना देकर, कम भोजन देकर, उसकी जरूरत का 1/3 और आधा ही भोजन देकर उसको जिंदा रखा जाता है। और मरने ना पाए और ठीक से जिंदा भी ना रहने पाए, उसी स्थिति में उसको रख के उसको खून की कमी पैदा की जाती है, और उस खून की कमी में उसका मांस थोड़ा सफेद हो जाता है। आपने देखा है किसी व्यक्ति में खून की कमी हो, किसी मां बहन बेटी को खून की कमी हो ना, तो लगती है कि वो थोड़ी गोरी है। बहुत सारी माताएं बहनें बेटियां जो दिखने में बहुत गोरी लगती हैं, उनका जब रक्त परीक्षण किया जाता है तो पता चला खून की कमी होती है। उनको लगता है कि वो गोरी दिख रही हैं, ज्यादा सफेद दिख रही हैं, रंग में थोड़ा हल्का पीलापन आया। वास्तविकता जब पता चलती है कि खून की कमी है, शरीर में रक्त की कमी है। तो जब रक्त की कमी होती है तो शरीर में हल्का पीलापन और सफेदी आ जाती है। तो गाय के शरीर में भी खून की कमी लाके उसमें सफेदी और पीलापन लाया जाता है, ताकि उसका मांस सफेद निकले, उसके बच्चे का मांस सफेद निकले, और उसके बाद फिर उसकी हत्या हो, और उसकी हत्या के बाद मांस सारी दुनिया में बेचा जाए। इतनी क्रूरता गाय, बच्चे और जानवरों के साथ मांस का उत्पादन करने वाले लोग करते रहते हैं। और इस क्रूरता में हर दिन अमेरिका में 90,000 गाय कटती है। इस क्रूरता में हर दिन 90,000 गाय इसी क्रूरता के साथ अमेरिका में काटी जाती है। जब हम रात को सोकर सवेरे उठते हैं और 24 घंटे हमारे दिन के बीत जाते हैं, उतनी देर में अमेरिका में 90,000 गाय कट जाती है। भारत में भी आंकड़े बहुत खराब हैं। इस भारत देश में भी हर दिन लगभग 14,000 गाय कट जाती है इसी क्रूरता से। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि अमेरिका में तो गाय को कत्ल करने के लिए बाकायदा कानून है। अमेरिका में केंद्र स्तर पर कानून है, राज्य स्तर पर कानून है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 राज्यों की राज्य सरकारों ने गाय को कत्ल करने के लिए कानून बना रखे हैं। लेकिन भारत में तो 17 राज्य ऐसे हैं जिनकी राज्य सरकारों ने गाय के संरक्षण के लिए कानून बना रखे हैं। गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए, इसके लिए कानून बना रखे हैं। फिर भी भारत के उन 17 राज्यों में रोज गाय कटती है, और रोज कटने वाले गाय की संख्या इस समय 14,000 के आसपास है। अमेरिका में हर साल लगभग 1,000 करोड़ जानवर कटते हैं। हर साल 1,000 करोड़ जानवर कटते हैं। इसी तरह यूरोप के देशों में हर साल करीब 700 करोड़ जानवर कटते हैं। इसी तरह चीन में हर साल लगभग 350 से 400 करोड़ के आसपास जानवर कटते हैं। और भारत में हर साल, मैंने आपसे कहा, करीब 10 करोड़ जानवर कटते हैं। सारी दुनिया में ये कटने वाले जानवर की
संख्या लगातार बढ़े और इसकी वृद्धि हो, इसके लिए मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां लगी हुई हैं। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा शोध हुई है पिछले 50 साल में इस विषय पर कि शाकाहारी जीवन अच्छा या मांसाहारी जीवन अच्छा। दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने यह बताया है, अमेरिका के भी वैज्ञानिक, यूरोप के भी वैज्ञानिक, भारत के वैज्ञानिक, चीन के और लैटिन अमेरिका के, दुनिया के सभी क्षेत्रों के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि शाकाहारी व्यक्ति ज्यादा स्वस्थ होता है, मांसाहारी व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है और हमेशा तकलीफों में रहता है। इनको अगर आंकड़ों में मैं बताने की कोशिश करूं तो एक शाकाहारी आदमी को एक मांसाहारी आदमी की तुलना अगर करें तो एक मांसाहारी आदमी में शाकाहारी आदमी की तुलना में 23 गुना ज्यादा जल्दी कैंसर होने की संभावना होती है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि एक साधारण आदमी में अगर साल भर में कैंसर विकसित होने की संभावना है तो मांसाहारी आदमी में उससे 23 गुना कम समय में कैंसर होने और विकसित होने की संभावना है। इसको और सरल भाषा में समझाऊं, एक शाकाहारी आदमी को 23 साल में अगर कैंसर होगा तो एक मांसाहारी आदमी को 1 साल में ही हो जाएगा और मरने की संभावना उसकी 1 साल में ही पैदा हो जाएगी। मतलब इसको ऐसे कहें कि शाकाहारी आदमी 23 साल ज्यादा जिंदा रहेगा, मांसाहारी आदमी उससे 23 साल पहले मरेगा कैंसर की स्थिति में। इसी तरह से डायबिटीज है और हार्ट अटैक है। डायबिटीज और हार्ट अटैक के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिकों का यह कहना है कि जो शाकाहारी आदमी है उससे 40 गुना ज्यादा संभावना है मांसाहारी आदमी के डायबिटिक होने की और उसके हार्ट अटैक आकर मर जाने की। इसी तरह से अन्य बीमारियां हैं, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मोटापा है, फैटी होना है, ओबेसिटी होना है। इसकी संभावना तो कई 100 गुना ज्यादा है मांसाहारी में शाकाहारी की। सारे दुनिया के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि शाकाहारी जीवन ही स्वस्थ जीवन है और शाकाहारी जीवन को जीकर ही आप ज्यादा दिन जिंदा रह सकते हैं। मांसाहारी होकर तो बहुत जल्दी पड़ेंगे और मरेंगे। इसमें संभावनाएं क्या क्या हैं? जो मांसाहारी लोगों के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है वो ये कि जो मांस उत्पन्न हो रहा है वो बहुत ही खराब तरीके से होता है। सबसे बड़ा खराब तरीका कि जानवरों को जहां पाला जाता है और रखा जाता है वो जगह बहुत छोटी होती है और जानवर उसमें ज्यादा भरे जाते हैं। और छोटी जगह में ज्यादा जानवरों को जब भरा जाता है तो जानवरों के आपस में जो तनाव की स्थिति पैदा होती है, अक्सर जो सुअर का मांस पैदा करने वाली कंपनियां हैं ना, उनके जो बाड़े होते हैं उनको अंग्रेजी में रेंच कहते हैं। तो सुअरों के जो रेंच होते हैं उसमें हर सुअर दूसरे की पूंछ काट लेता है क्योंकि वो तनाव में रहता है हमेशा। और तनाव में रहने का कारण क्या है? एक सुअर को रहने के लिए कम से कम जितना स्थान चाहिए उतने में 10 सुअर को रख देते हैं। एक मुर्गे को रहने के लिए कम से कम 4 स्क्वायर फीट जगह लगती है, 4 स्क्वायर फीट में तो 10 मुर्गों को जबरदस्ती रख देते हैं। एक गाय को रहने के लिए न्यूनतम जितनी जगह चाहिए उसमें 10 गाय को रख देते हैं। एक भेड़ को रहने के लिए, बकरे को रहने के लिए जितनी जगह चाहिए उसमें 10 गुने ज्यादा रख देते हैं। तो जानवर हमेशा तनाव में रहते हैं क्योंकि जगह कम होती है उनको रहने के लिए। आप ही एक इसको रहने की कोशिश करके देखिए कभी। एक कमरा है जिसमें एक व्यक्ति आसानी से रह सकता है, उसमें 10 लोग रहना शुरू कर दीजिए और लगातार 2, 4, 6 महीने रहकर देख लीजिए, आप अच्छे खासे स्वस्थ आदमी हैं, पागल होने की स्थिति में आप आ जाएंगे। आप इतना बढ़ जाएगा, चिड़चिड़ापन आपको इतना बढ़ जाएगा, परेशानियां आपको इतनी बढ़ जाएंगी। तो वो जानवर तो महीनों ऐसे ही रहते हैं, उनको तनाव बहुत होता है। और तनाव के समय में उनके शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स बहुत निकलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन का सबसे ज्यादा सीक्रेशन उनके शरीर में उस समय होता है। और उसी समय जब उनको काटा जाता है तो भय और उनको होता है, डर और उनको होता है। तो डर और भय की स्थिति में जब जानवर काटे जाते हैं तो उनके खून में वो सारे के सारे निगेटिव हार्मोन्स या स्ट्रेस हार्मोन, जो तनाव देने वाले हार्मोन है, वो रहते हैं। और थोड़े बहुत मांस में भी रहते होंगे, मांसपेशियों में भी रहते होंगे। और मांसपेशियां और मांस का ही हिस्सा है जो लोग खाते हैं, तो उनके शरीर में वो सब जाते हैं और उसके कारण तरह तरह की बीमारियां लोगों को होती हैं। इसलिए दुनिया में कहा गया है कि मांसाहारी लोगों को शाकाहारी लोगों की तुलना में बीमारियां होती हैं और उनके मरने की सबसे जल्दी संभावना होती है। इसके अलावा दुनिया में और एक महत्व की बात कही है, वो ये कि जो शाकाहारी लोग हैं उनमें दया, प्रेम, करुणा ये सबसे ज्यादा तीव्र गति से और सबसे उच्च स्थिति में मिलती है। सारी दुनिया में कई जगह अभ्यास किया गया, कई जगह अध्ययन किया गया, अलग अलग समूह बनाकर, एक तरफ मांसाहारी लोग हैं, एक तरफ शाकाहारी लोग हैं। तो देखा यह गया कि जो शाकाहारी लोग हैं उनमें दया है, उनमें प्रेम है, उनमें करुणा है, उनमें वात्सल्य है, उसमें ममता है, उसमें ममत्व है। सब तरह के मानवीय गुण सबसे ज्यादा शाकाहारी लोगों में है। और हिंसा है,
हिंसा के साथ साथ चोरी, चपाटी, डकैती, बलात्कार की भावना, एक दूसरे को दुष्टता के स्तर पर देखने की भावना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना, ये सबसे ज्यादा देखी गई है मांसाहारी लोगों में होती है। और दुनिया में हम देख भी रहे हैं कि इस समय जो हिंसा का सबसे बड़ा दौर चल रहा है पूरी दुनिया में, जहां सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है पूरी दुनिया में, आप ध्यान दीजिए, वो सारा का सारा इलाका मांसाहारी लोगों का है। और मांसाहारी लोगों के इलाके में होने वाली जो हिंसा है वो जल्दी खत्म नहीं होती है। 10, 20, 50 साल नहीं, सैकड़ों सैकड़ों साल वो हिंसा चलती है, और इस हिंसा में से प्रतिहिंसा चलती है, और वो पूरा इलाका हमेशा के लिए अशांत और अशांति में डूब जाता है। दुनिया में जहां शाकाहार बहुत ज्यादा है, उन देशों में आप देख लो काफी शांति मिलेगी। मैंने ये देखा इस अध्ययन में कि जो शाकाहारी लोग हैं वो गरीब हैं, भुखमरी के शिकार हैं, उनमें कुछ महामारियां भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शांति उन्हीं के इलाके में है जहां सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग हैं पूरी दुनिया। और जहां मांसाहारी लोग हैं उनमें अमीरी हो सकती है, उनमें अमीरी है, उनमें समृद्धि है, उनमें संपत्ति है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा उनके बीच में है, और मानसिक हिंसा सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अशांति उनके बीच में। दुनिया में जिन देशों में मांस सबसे ज्यादा खाया जाता है वहां मानसिक रोगी सबसे ज्यादा है। एक छोटे से देश की कहानी बताता हूं। स्पेन नाम का एक देश है और स्वीडन नाम का एक देश है। स्वीडन को दुनिया में कहा जाता है सबसे ज्यादा अमीर देश है। स्वीडन को कहा जाता है वहां विकास का मानदंड सबसे ऊंचा है। परम पूजनीय स्वामी जी थोड़ी देर पहले अपने व्याख्यान में कह रहे थे ना कि संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट बनती है मानवीय विकास की सूचकांक रिपोर्ट, उसमें स्वीडन हमेशा नंबर 1 पर रहता है, भारत हमेशा 136 नंबर पर रहता है। स्वीडन के बारे में कहा जाता है कि वहां के लोगों को कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उनके यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, उनके यहाँ मारामारी नहीं है, उनके यहाँ वगैरह वगैरह बहुत सारे दुख नहीं है। उस स्वीडन के बारे में अभी मैं थोड़ा अभ्यास कर रहा था, यही शाकाहार मांसाहार के हिसाब से। तो स्वीडन है तो छोटा सा देश, लेकिन मांस सबसे ज्यादा खाया जाता है और मांस का उपभोग सबसे ज्यादा है। तो स्वीडन के कुछ डॉक्टरों ने और वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया वो इस बात के लिए कि स्वीडन की सड़कें दुनिया में सबसे अच्छी हैं, सबसे अच्छी सड़कें हैं पूरी दुनिया में स्वीडन में है। ऐसा कहा जाता है कि स्वीडन की सड़कें हैं वो रबर की सड़कें हैं, जैसे आप रबर की सड़क पर चल रहे हैं तो स्वीडन की सड़कें इतनी अच्छी हैं। लेकिन स्वीडन के वैज्ञानिकों का कहना है कि सबसे ज्यादा दुनिया में पीठ दर्द के मरीज अगर कहीं हैं तो वो स्वीडन में ही है, जिनकी सड़कें सबसे अच्छी हैं, जहां पर गाड़ी ऐसे चलती है जैसे पानी में मछली फिसलती हो। वहां के लोगों के पीठ में दर्द क्यों होना चाहिए? भारत जैसे देश की सड़कों के बारे में ये कहा जाए तो समझ में आता है, क्योंकि भारत में तो सड़कें कम है, खड्डे ज्यादा हैं। यहाँ तो सड़क के बीच में खड्डे नहीं है, खड्डों के बीच में से सड़क निकलती है। यहाँ के लोगों के पीठ में दर्द हो तो समझ में आता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, लेकिन स्वीडन के लोगों के पीठ में सबसे ज्यादा दर्द क्यों है? तो वहां के वैज्ञानिकों का कहना है कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है वहां के लोगों को। मनोदैहिक जो चिकित्सा करने वाले वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि इसकी ज्यादा असंतुलन में से पैदा हुई बीमारियां हैं, उन सड़कों से कोई लेना देना नहीं है। और उनका कहना है कि बीमारियों का एक बड़ा कारण उनके यहाँ वो मांसाहारी भोजन है और मांसाहारी जीवों की हत्या है और उनसे निकलने वाली हिंसा है। तो ये अभी अध्ययन सारी दुनिया में हो रहे हैं और बता रहे हैं कि कैंसर ज्यादा हो रहे हैं, डायबिटीज ज्यादा हो रही है, हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज ज्यादा हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है, मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है, हमारे घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, कंधों के दर्द ज्यादा बढ़ रहे हैं मांसाहारी लोगों को। तो हम क्यों फालतू में इस दुनिया में जाएं, मांस खाने वाले बने? इसलिए मेरा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, मैं तो ये मान के आपसे ये बात कह रहा हूं कि हम में से तो शायद ही कोई भारत स्वाभिमान का कार्यकर्ता होगा जो मांसाहारी अब तक बचा होगा, अन्यथा तो वो शाकाहारी हो गया होगा। प्राणायाम करते करते, योग करते करते, बार बार आस्था चैनल पर परम पूजनीय स्वामी जी का व्याख्यान सुनते सुनते अब तक तो सभी भारत स्वाभिमान के जो कार्यकर्ता हैं, भारत स्वाभिमानी है, वो सब शाकाहारी हो गए होंगे। लेकिन गलती से कोई एक आध बच गया है तो अब हो जाना चाहिए, उसको बहुत जल्दी से जल्दी शाकाहारी हो जाना चाहिए, उसको मांसाहारी रहना ही नहीं चाहिए। अभी कई बार ये मांसाहारी लोग एक कुतर्क देते हैं, वो ये देते हैं कि मांस में प्रोटीन ज्यादा मिलती है, और प्रोटीन का दूसरा हमारे पास कौन सा स्रोत है अगर हम मांस नहीं खाएं तो? आपको सुनकर ताज्जुब होगा और हैरानी होगी कि मांस में जितनी प्रोटीन मिलती है लगभग उतनी ही और उससे थोड़ी ज्यादा प्रोटीन हमको दालों में मिलती है। अगर आप 1 किलो मांस खाते हैं और 1 किलो मांस में जितनी प्रोटीन आपको मिलनी है उससे ज्यादा प्रोटीन 1 किलो मूंग की दाल खा लो, उसमें मिल जाएगी आपको। 1 लीटर दूध पी लो, उसमें उससे ज्यादा प्रोटीन आपको मिल जाएगी। और 1 लीटर जो है ना, अगर आपको कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम के साथ साथ दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो 1 किलो मांस खाने से अच्छा है 1 लीटर गन्ने का रस पी लो, 1 लीटर संतरे का रस पी लो, 1 लीटर मौसमी का रस पी लो, गाजर का रस पी लो, टमाटर का रस पी लो। मांस से तो कई गुना सस्ता है।
और कैल्शियम देने में मांस से ज्यादा आगे है, प्रोटीन देने में आगे है, हजम बहुत जल्दी हो जाता है, पाचन उसका बहुत जल्दी हो जाता है। तो 1 किलो मांस खाने से अच्छा 1 किलो दूध पीना, 1 किलो मांस खाने से अच्छा 1 किलो दाल खाना, 1 किलो मांस खाने से अच्छा 1 लीटर जूस पी लेना। हर स्थिति में शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन से क्वालिटी में बहुत अच्छा है और कीमत में बहुत सस्ता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कैलकुलेशन किया, वो ये कि अगर हम 1 एकड़ खेत में खेती करें और 1 एकड़ खेत की खेती में साल में 4 फसल लें और 4 फसल में गेहूं भी हो, 4 फसल में चावल भी हो जाए, 4 फसल में दालें भी हो जाएं, कुछ सब्जियां भी हो जाएं, तो 1 एकड़ खेत में जितनी खेती हम करेंगे साल भर में, उसमें 22 लोगों का भोजन हम दे सकते हैं। 1 एकड़ खेत में खेती करके 22 लोगों का पेट भरा जा सकता है पूरे साल में जितना उत्पादन होगा। उसी 1 एकड़ खेत में जितना अन्न पैदा हो, उस पूरे अन्न को किसी जानवर को खिलाया जाए और उसका मांस पैदा किया जाए, तो उस मांस से पूरे साल में सिर्फ 2 लोगों का ही पेट भर सकता है। 1 एकड़ खेत में हम खेती करके अन्न पैदा करें तो 22 लोगों का भोजन मिलता है। उसी 1 एकड़ खेत में जो अन्न पैदा हो रहा है वो जानवरों को खिला दिया जाए, जो जानवर उस मांस को खाएंगे और उसमें से जो मांस पैदा होकर आदमी को खाने को मिलेगा वो सिर्फ 2 आदमी का पेट भर सकता है। बहुत साल पहले हमारे देश में एक महान विचारक और चिंतक पैदा हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, बहुत छोटी सी पुस्तक है लेकिन बहुत ही सुंदर है। मेरे विद्यार्थी जीवन में मैंने उस पुस्तक को बार बार पढ़ा था। उस पुस्तक का नाम है गो करुणा निधि। गो करुणा निधि पहली पुस्तक थी जिसको मैंने पढ़ा जिसमें गाय के बारे में आर्थिक मूल्यांकन और विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती के पहले शायद किसी भारतीय चिंतक और विचारक को गाय के आर्थिक पक्ष के बारे में इतना बड़ा अंदाजा नहीं था। तो महर्षि दयानंद जी ने भी यही लिखा है कि एक गाय को काटकर उसका मांस खिलाओ तो बहुत मामूली से थोड़े से लोगों का जीवन चल सकता है, लेकिन उसी गाय को जिंदा रखो और उसके दूध का और दूध के अलावा दूसरी वस्तुओं का उपयोग करो तो उससे कई गुना ज्यादा लोगों का जीवन चलाने का रास्ता खुलता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो बात 1870 के पहले कभी समझी, सोची और लिखी, वो बात अभी 2009 में भी उतनी ही खरी और सत्य है और उतनी ही प्रामाणिक है जो आज से वो लगभग 140-145 साल पहले थी और इतनी ही प्रासंगिक है। तो हम तो सब महर्षि दयानंद के पुत्र हैं, हम तो सब महर्षि दयानंद के मार्गी हैं, हम तो सब उनकी शिक्षाओं को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने और चलने वाले लोग हैं। हम तो सब महर्षि दयानंद जैसे महान महान विचारक और महापुरुषों के द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम तो भगवान राम के, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम तो भगवान महावीर महात्मा बुद्ध के वंशज हैं। भगवान महावीर का तो सारा जीवन ही दया, प्रेम, करुणा की शिक्षा देने में और लोगों को शाकाहारी बनाने में ही बीता है। 2500 साल पहले उन्होंने जो कुछ कहा अहिंसा के लिए, सत्य के लिए, अपरिग्रह के लिए, वो सब 2500 साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण है। तो भगवान महावीर की शिक्षाएं हो, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हो, या हमारे देश में महर्षि दयानंद की शिक्षाएं हो, या महात्मा गांधी जैसे लोगों विचारकों की शिक्षाएं हो, इन सबके आदर्शों को लेकर तो चलने वाले लोग हैं। भारत स्वाभिमानी है हम सब। तो मुझे लगता है कि हमको तो जल्दी से जल्दी इस रास्ते पे चलकर दूसरों को तेजी से शाकाहारी बनाने के लिए काम में लग जाना चाहिए, ताकि भारत की जो 30% आबादी गलती से, अज्ञान से मांसाहार की तरफ बढ़ गई है। भारत में तो अभी गनीमत है कि 30% आबादी ही गलती से मांसाहार की तरफ बढ़ी है, अज्ञान के कारण मांसाहार की तरफ बढ़ी है। इस 30% भारत की आबादी को जल्दी से शाकाहारी बना ले और दुनिया की आबादी को शाकाहारी बनाने के लिए काम में लग जाएं। तो मैंने आपसे विनम्रता पूर्वक कहा था सबसे पहले कि जितना अन्न उत्पादन आज हो रहा है इसमें 1 किलो की भी बढ़ोतरी ना हो और सारी दुनिया में मांस के कत्ल खाने बंद हो जाएं, तो जितना भोजन हम आज पैदा कर रहे हैं उतने भोजन से 1300 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है। अभी तो हम सिर्फ 650 करोड़ हैं पूरी दुनिया में। माने पूरी दुनिया की भूख मिट सकती है, पूरी दुनिया की बेबसी खत्म हो सकती है, लोगों की लाचारी खत्म हो सकती है। हर दिन 40,000 लोग, बच्चे भूख से जो मर रहे हैं उनको बचाया जा सकता है। सारी दुनिया के पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है और दुनिया में गर्मी पैदा करने वाले जो कारक हैं उन कारकों में मांस सबसे बड़ा कारण बन गया है। इसको खत्म किया जाए तो गर्मी कम की जा सकती है, सारी दुनिया के जंगल बचाए जा सकते हैं, पीने वाले पानी का सदुपयोग किया जा सकता है, उस पानी को बचाया जा सकता है, जो बेहतर कामों में लगाया जा सकता है। ये सब फायदे ही फायदे हैं। बस नुकसान एक ही है कि मांसाहारी लोग अगर दुनिया में शाकाहारी हो गए, मांस पैदा करने वालों को कोई दूसरा रोजगार ढूंढना पड़ेगा, कोई दूसरा उद्योग चलाना पड़ेगा और दूसरी जगह अपनी प्रतिभा को लगाना पड़ेगा। एक ही ये परिवर्तन होगा उनकी तरफ से, बाकी सद परिवर्तन तो पूरी दुनिया के लोगों में हो जाएंगे। तो इस भावना के साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं कि हम सब शाकाहारी बने
दुनिया को शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित करें। हम दुनिया के लोगों में शाकाहार का प्रचार करें और दुनिया के लोगों को मांसाहारी बनने से रोकें। जानवरों के ऊपर दया करें, उनके ऊपर प्रेम करें, उनके ऊपर करुणा करें, क्योंकि हम भारतवासी मानते हैं कि हम में जैसी आत्मा है जानवरों में भी वैसी आत्मा है। आत्मा हमारी और जानवरों की समान है। जब आत्मा उनकी और हमारी समान है और हम एक ही परमपिता ईश्वर की संतान है, तो हम सब भाई बहन ही जैसे हैं और जानवर भी हमारे भाई बहन जैसे हैं, संबंधी जैसे ही है। तो हमारे संबंधी, हमारे भाई बहन जैसे दया प्रेम करुणा के पात्र जानवर, उनको हम बचाएं, इन पशुओं को हम बचाएं, तो उनको नहीं बचाएंगे, हम अंत में अपने आप को बचाएंगे। ये हमारे लिए अभीष्ट है और यही हमारा उद्देश्य है। इसमें हम सब लगे, ईश्वर हमें सफलता दे और हमें प्रेरणा मिलती रहे। ऐसी भावना के साथ आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।